Hello everyone, this is Pandish Kevat from बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लास हमारी रहेगी स्टिपिंग रेशियो के बारे में। माइनिंग ओपन कास्ट मेथड में यानी कि सेकेंड ईयर सिलेबस में हम लोग शायद सेकेंड या थर्ड क्लास में स्टिपिंग रेशियो के बारे में पढ़े होंगे या फिर एक्सप्लोरेशंस के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। तो आज स्टिपिंग रेशियो के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और उनके टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या वर्ड्स हैं वो भी सारे देखेंगे। तो एक नज़र सिलेबस की ओर डालते हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि चैप्टर 1 ओपन कास्ट माइनिंग मेथड में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ओपन कास्ट माइनिंग। पहला हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ सरफेस माइनिंग मेथड देखा, क्लासिफिकेशंस ऑफ सरफेस माइनिंग मेथड देखा, यानी कि 4 तरीके के माइनिंग होते हैं वो हमने देखा। फिर उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग चॉइस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में देखा, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद एडवांटेज देखा, फिर डिसएडवांटेज देखा, यानी कि एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है या फिर आप बोल सकते हैं एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद उसी में सेकेंड टॉपिक है स्ट्रिपिंग रेशियो मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रिपिंग रेशियो ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिपिंग रेशियो। स्ट्रिपिंग रेशियो की डिफिनेशंस ऑलरेडी हमने करा चुका है, यानी कि 1 मीटर क्यूब ओबी प्रोड्यूस बाय 1 टन कोयला, 1 टन मिनरल्स फॉर्म्ड या फिर 1 टन कोयल प्रोड्यूस। ये मतलब 1 टन कोयला में 1 टन कोयला निकालने के लिए कितना ओबी हम लोग निकाल रहे हैं उसी को स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। हम लोग 1 टन को लेके चल रहे हैं, अगर पूरी माइंस को लेके आपको चलना है तो ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग आज डीपली बात करेंगे। तो चलिए स्ट्रिपिंग रेशियोज हेडिंग दीजिए। स्ट्रिपिंग रेशियोज नहीं, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ओके, स्ट्रिपिंग रेशियो पहला बता देते हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो ये हमने कर चुका है। इसके बाद ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो है, शायद ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, स्ट्रिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से क्या आप समझते हैं? ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो मतलब हम माइनिंग कर रहे हैं, किस लिए माइनिंग कर रहे हैं? कोयले को एक्सट्रैक्शन के लिए। और कोयला एक्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोयला वैल्यूएबल थिंग्स है, वैल्यूएबल चीज़ है, जिससे हम मार्केट में बहुत तरीके से कोयले को विभिन्न प्रकार का शेप देके या फिर साइज देके या फिर डिफाइन करके हम लोग मार्केट में उसको उतार सकते हैं और मार्केट से हम लोग पैसे बना सकते हैं। यानी कि पूरी की पूरी आप वन वर्ड में इकोनॉमिकली बेस बोल सकते हैं कोयला को, इसलिए हम लोग कोयले का एक्सट्रैक्शन कहते हैं और करते हैं। इन द केस, वैसे तो सभी को पता ही होगा कोयले से क्या बनता है क्या नहीं, ठीक ना, तो उसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इन द केस अगर ये सरफेस रहा, ये आपका 80 मीटर ओबी है, देन आफ्टर कोयला का स्टार्टर यानी कि कोयला का लेयर स्टार्ट है। ओके,
अगर ये 80 मीटर की जो ओबी है, इसको निकालने में मेरे को अगर कॉस्टिंग देखा जाए, मशीनरीज, लेबर कॉस्ट, टाइम टेकन, सारा चीज देखते हुए 2 करोड़ का खर्चा हो जाता है। ठीक है, 2 CR का खर्चा हो जाता है। शॉर्ट फॉर्म में करोड़ को CR बोलते हैं। ओके, उसके बाद कोयला को निकालते हुए, सारा चीज मार्केट में सेल करते हुए हमें कितना प्रॉफिट होता है? 2 CR। ओबी को निकालने में भी 2 CR, उसके बाद कोयला को निकाल के बेचने में भी 2 CR। आपका लागत क्या आ गया? प्रिंसिपल क्या आ गया? प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया? प्रिंसिपल प्राइस या वैल्यू क्या आ गया? 2 CR। एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी आपका, ये प्रिंसिपल वैल्यू अलग, और प्रॉफिट निकालने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू प्लस प्रॉफिट गेन होता है। ठीक ना, तो ये भी आपका कितना आ गया? 2 CR। तो भाई दोनों तो मेरा इक्वल है ना, 2 CR 2 CR। नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो इस वर्ड को क्या कहते हैं? अगर कोई भी माइंस चलाने में हमको 2 करोड़ की लागत आ गई और 2 करोड़ की हमको वहां से पैसे भी बने, ठीक है, 2 करोड़ की लागत लगी और 2 करोड़ की वहां प्रॉफिट हुई, तो ऐसे में क्या हुआ कि ना तो हमारा लॉस हुआ और ना ही हमारा प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट, ये कोयले वाली इतना वैल्यू इसकी 2 करोड़, ठीक ना, और ये 2 करोड़, तो ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमारा लॉस आ रहा है। ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस को ही हम लोग ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। अच्छा, अगर कभी ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो होती है तो या पहले तो एज्यूम कर लिया जाता है, पूरा एनालिसिस कर लिया जाता है, किसी कंडीशन में अगर ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हो सकता है क्या? कोई भी मैनेजर या फिर कोई भी कंपनी ये चाहेगा कि हमें नो प्रॉफिट और नो लॉस में काम करे? तो कोई नहीं चाहेगा कि नो प्रॉफिट और नो लॉस में काम करे, ठीक ना, सब अपना प्रॉफिट देखते हैं तभी काम होता है। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आता है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस में काम होता है माइंस में। तो इसकी डिफिनेशंस चलिए लिखिए अब। स्ट्रिपिंग, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, इसके बाद स्ट्रिपिंग रेशियो की इफेक्ट क्या है, किस चीज पे वो निर्भर करता है, और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के बाद आगे का सिलेबस हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे। हाँ, मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रिपिंग रेशियो, यानी कि हम लोग कितना हद तक अलाउ कर सकते हैं कि इतना प्रॉफिट्स या फिर 2.5 प्रॉफिट हुआ और लागत कितना आई 2.0 CR, और मेरा टोटल कितना इनकम हुआ 2.5 CR। तो ये सब करते करते अगर मेरा 2.5 CR ना होकर 2.3 CR होता है किसी एक पॉइंट में, तो इसी को हम लोग अलाउ कर सकते हैं कि नहीं भाई जाने दो, 2 करोड़ ना ही सही, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से तो अच्छा है मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रिपिंग रेशियो, तो 2.3 CR में डन होता है माइंस को रनिंग करने के लिए। तो यही जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग मैक्सिमम
मैक्सिमम एलाउएबल स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग और डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में लिख लीजिए। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फिर बेंच पैरामीटर, हाइट्स एंड विड्थ्स, एंगल्स, स्लोप्स, क्रस्ट ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लोसिव चैप्टर या फिर माइन मशीनरीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी बंदा वीडियो देख रहा होगा या पढ़ाई कर रही होगी या कर रहा होगा हमारी चैनल से या फिर हमसे, तो आप कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बीच में भी अगर क्लास आपने छोड़ा, जैसे लेक्चरर्स 1 2 3 सीरियली में लेते जा रहा हूँ, और बीच में आपने जंप कर दिया, बंक कर दिया क्लास, तो आगे की आपको कंसेप्ट नहीं आएगी। तो कंटिन्यूटी बनाते हुए आपको भी पढ़ना है, आपको भी कंटिन्यूटी बनाते हुए देखना है, तभी आपको सिलेबस समझ में आएगा। और एक चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट को या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यूट्यूब चैनल तो मिल जाता है, बट उसको प्ले कैसे करेंगे, किसी टॉपिक को या फिर किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए प्ले कैसे करेंगे, या फिर सपोज डैट हमारी चैनल में बहुत सारे सिलेबस कवर हो रही है, जैसे कोलमैन से रेगुलेशन भी हो रही है, फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर एलएच, फिर माइंड सेफ्टी, ये सब सारे सिलेबस कवर हो रही है। तो ऐसे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि सर हमें तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का क्लास करना है, तो कैसे आपसे हम क्लास लें, या फिर यूट्यूब के वीडियोस आपको फर्स्ट ईयर की कितनी हैं ये कैसे देखें। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, हमारी चैनल पे जाइए, उसके बाद आइकॉन खुलेगा, मेन पेज खुलेगा, उसमें प्ले लिस्ट आता है एक कॉलम, प्ले लिस्ट में टच कीजिए, आपको सारे लिस्ट नज़र आ जाएंगे, सिलेबस सारे नज़र आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, CMR, रेगुलेशंस, माइंडसेट, ये सब सारे। तो आपको जो पढ़ाई करनी है या जो अच्छा लगे उस पे आप जाके, यानी कि सपोज सेकेंड ईयर में आप हैं तो सेकेंड ईयर सिलेबस को क्लिक कीजिए या फिर वहाँ जाके ओपन कीजिए, डेफिनेटली लेक्चर 1 2 3 4 5 कंटिन्यू सारे, या प्ले ऑल कर दीजिए, ऑटोमेटिक सारे वीडियो चलते रहेंगे। ठीक है, और जहाँ बीच में आपने बंक मारा या एक क्लास भी जंप किया, तो भाई आपको नहीं समझ में आएगा, आगे का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऊपर से बात ऐसा है कि इस बार सिलेबस सेमेस्टर वाइज भी किया हुआ है, तो किसी को यह भी नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कैसे अराइज कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो हमें एक एक वर्ड भी सब चीज़ कंप्लीट करते हुए बढ़ना होगा। पहले क्या होता था कि 4-5 सालों से कंटिन्यूटी बना के वही क्वेश्चन रिपीट किया जाता था, बट अब की बार ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ध्यान से आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। तो स्ट्रिपिंग रेशियो, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो ये कंप्लीट हो चुका। डिफिनेशन लिखिए, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। मैं डिफिनेशन लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ और फिर डिस्क्राइब करेंगे क्या है स्ट्रिपिंग रेशियो। वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट लोकल लैंग्वेज में, अब हम लोग किताबी लैंग्वेज में। दिखाई दे रहा ना, नोट डाउन कीजिए। ओके, रिकॉर्ड स्टार्ट है ना? यस, वेरी गुड। एक्चुअली एक टाइम पे हुआ यूं था कि मैं रिकॉर्डिंग, मतलब मैं क्लास पे था, मेरे को पता ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है।
तो ऐसे में मैं कंटिन्यू क्लास 1 घंटा करते गया। बाद में पता चला कि भाई रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो ऐसे में थोड़ा दिमाग हिल गया, भाई इतना मेहनत से क्लास करा और रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, तो फिर मेहनत बेकार चला गया। इसलिए अब बीच बीच में जाके मेरे को देखना होगा कि रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो चलिए टॉपिक में चलते हैं। ब्रेक इवन स्टॉपिंग रेशियो क्या कहता है? एट द डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन, जब ओवरबर्डन यानी कि ये सरफेस से और बहुत ज़्यादा डीप तक मेरा ओवरबर्डन आ गया, ये ओबी यानी कि 80 मीटर या फिर 100 मीटर तक ओवरबर्डन आ गया। तो ये ओवरबर्डन हटाने के लिए जो कॉस्टिंग आएगी, ठीक ना, जो अमाउंट होगा ओवरबर्डन को हटाने के लिए, उसके बाद जो अमाउंट मेरा कोयले का होता है, यानी कि जितना ओवरबर्डन का अमाउंट हटाने में और जितना कोयला का प्रोडक्शन करने में अमाउंट बनना या फिर बनता है, तो एट ए मोमेंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हटाने का ओबी एक्सट्रैक्शन एंड कोयल एक्सट्रैक्शन दोनों का प्राइस या कॉस्ट अगर इक्वल आता है, तो उसी को हम लोग स्टिपिंग ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो कहते हैं। तो यही चीज सेंटेंस में क्या लिख दिया? एट द डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन इज इंक्रीज मोर अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड, यानी कि जब डेप्थ हम लोग ज़्यादा हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है डेप्थ, तो उसमें हमारा जो पैसा होता है वो ज़्यादा खर्च होता है, ठीक ना, ओबी को रिमूव करने में। मनी इज स्पेंट फॉर रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन फॉर एक्सपोजिंग द मिनरल्स बॉडी में ऑयल रहे या मिनरल्स रहे, ठीक ना। तो मिनरल्स बॉडी ये ओब्लिक कोयल। सो एट ए टाइम, तो एट ए टाइम का एक ऐसा समय आता है जिसमें क्या, व्हेन ए मिनरल्स कैन नॉट बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड आउट, इसको BESR यानी कि ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। जब अगर हम माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, माइंस चला रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरबर्डन बहुत डीपली तक रहता है, बहुत इंक्रीज कर जाता है ओवरबर्डन, तो उस ओवरबर्डन को हटाने के लिए जितना कॉस्टिंग मेरा लगा, एंड ओवरबर्डन तो हट गया, उसके बाद अब मेरा कोयले का फॉर्मेशन आया, तो जितना कोयले का फॉर्मेशन हमने निकाला, ठीक, जितना कॉस्ट ओवरबर्डन को हटाने में लगा और जितना प्रॉफिट मेरा कोयले से हुआ, दोनों का अमाउंट कभी कभी ऐसे समय आता है कि दोनों का अमाउंट सेम होता है, ठीक है, उसमें ना प्रॉफिट बनती है और ना लॉस बनती है। तो ऐसे केस को भी हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। और इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये सेकेंड वाली लाइन आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज द स्टिपिंग रेशियो एट विच कॉस्ट ऑफ माइनिंग ऑफ मिनरल्स इज जस्ट इक्वल टू द सेल मतलब बेचना, स्पेलिंग देख लेना, SHALE होता है या SALE होता है, सेल वैल्यू ऑफ द और मिनरल्स या कोयल, और बॉडी मिनरल बॉडी या कोयल एट द स्टिपिंग रेशियो विल बिकम्स ऑन नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। सेम चीज ऐसे लंबा करने के लिए सेंटेंस को मैंने लिख दिया। ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट करके बता देता हूँ। एट द डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन इज इंक्रीज मोर अमाउंट ऑफ द मनी is spent for removal of overburden for exposing the minerals body oblique coal. So at a time will becomes when minerals cannot be economically extracted out is called break even स्टिपिंग रेशियो। और उसी को अगर आप लंबा करना चाहते हैं तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। दिस इज द स्टिपिंग रेशियो एट विच, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, स्टिपिंग रेशियो एट विच cost of mining of minerals
is just equal to the sale value of the all minerals या coal at this stripping ratio. Mining becomes no profit और नो लॉस। ठीक है, तो ये स्ट्रिपिंग रेशियो का ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का सेंटेंस हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का। मैं थोड़ा लाइट बढ़ाने का कोशिश करता हूँ। शायद लाइट मेरी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। ओके, की फंक्शंस अभी भी मेरे को पूरा तरह से समझ में नहीं है, इसलिए जो भी लाइट अगर आ रही है आप इसी में एडजस्ट होके पढ़िए। ठीक है, तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का शॉर्ट फॉर्म में BESR का फॉर्मूला क्या होता है? SO कैपिटल S लिखना, नीचे छोटा सा O लिखना, माइनस कैपिटल C लिखना, नीचे छोटा सा M लिखना। SO माइनस CM, उसके बाद कैपिटल C लिखना और नीचे छोटा सा W लिखना। ठीक है, बताता हूँ SO क्या है। SO आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल वैल्यू ऑफ यूनिट प्लस वेट ऑफ और बॉडी, या फिर और लिख सकते हैं, या फिर कोर लिख सकते हैं, या मिनरल्स कोर लिख सकते हैं। ये क्या है? सेल वैल्यू, मतलब अगर सेल वैल्यू हमको 5 रुपया मिला, 5 रुपया हुआ। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूनिट वेट ऑफ और या और बॉडी CM में हमको कितना मिला, कॉस्ट कितना लगा, RS 3 रुपये। ठीक है, उसके बाद CW क्या है? CW क्या है? कॉस्ट ऑफ वेस्ट या फिर OB रिमूव पर मीटर क्यूब। तो ये मान लेते हैं 2 रुपया, RS 2 रुपीज, या फिर इसको आप मान लीजिए RS 2 रुपीज मान लीजिए, या फिर 2.5 रुपीज मान लीजिए, कैलकुलेशन में अच्छा होगा। ठीक है, SO का क्या मतलब होता है? सेल वैल्यू ऑफ यूनिट प्लस वेट ऑफ द कोल बॉडी। ठीक है, CM का क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूनिट वेट ऑफ और CW का कॉस्ट ऑफ वेस्ट यानी कि OB। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होगा? 5 माइनस 3 यानी कि आपका 2 जाएगा, और ये 2.5 ना मान के इसको 2 मान लेते हैं, कैलकुलेशन बढ़िया होगा। तो ये आपका 2 को 2 से डिवाइड करो, 1। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या हो गया? ओनली 1। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। खैर सेकेंड ईयर में इस तरह का न्यूमेरिकल आता नहीं है, वो बीटेक लेवल में अगर आप आएंगे तो न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। काफी गर्मी है, इरिटेटेड भी लग रहा है, फिर भी क्लास ले रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने फोन कर दिया था आज, सर क्लास नहीं आ रहा आपका यूट्यूब में, तो उसी के लिए। अच्छा, ये तो सब चीज समझ में आ गया, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो या फिर स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक ना? तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि स्ट्रिपिंग रेशियो या ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो दोनों किस पे डिपेंड करता है। क्या क्या ऐसा थिंग्स आता है कि दोनों की कॉस्टिंग या फिर डिपेंड होता है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। तो आप सोचिए, माइंस चला रहे तो आपको क्या क्या चाहिए माइंस चलाने के लिए? माइंस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए?
सबसे पहले मशीन्स चाहिए ना, मशीन्स यानी कि ड्रैगलाइन, शोवेल या फिर पीसे, फोकलैंड, जो मशीन्स आप यूज करना चाहते हैं वो मशीन चाहिए। फिर वो तो एक्सट्रैक्शंस के लिए मशीन्स हो गया। फिर आपको एक ड्रिल मशीन्स भी चाहिए ब्लास्टिंग के लिए, ड्रिल करने के लिए। देन आफ्टर डोजर चाहिए, फिर ग्रेडर चाहिए, फिर और कहाँ कहाँ कॉस्टिंग जाएगी, वर्कर चाहिए, फिर ऑपरेटर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, ये सब सर। उसके बाद और कॉस्टिंग कहाँ जाएगी आपकी, फिर कॉस्टिंग आपकी कहाँ भागेगी, आपकी ओवर बर्डन रिमूव करने में कॉस्टिंग भागेगी। फिर किसी जगह को प्लेस में आप लीज में लिए तो वहाँ का लीज होल्ड एरिया के लिए अगर विलेज है तो विलेज को रिहेबिलिटेशंस या रिक्लामेशंस दोनों के लिए आपको कॉस्टिंग चाहिए। फिर उसके बाद रिक्लामेशंस एंड रिहेबिलिटेशंस दोनों अलग अलग वर्ड है। रिक्लामेशंस 107 रेगुलेशन नंबर एंड रिहेबिलिटेशंस, रिहेबिलिटेशन मतलब किसी को बसाना, विस्थापित से स्थापित करना। ओके, इसको इस पे हम लोग अभी चलेंगे, ये डिफिनेशंस करेंगे अभी, ठीक। वो कॉस्टिंग आएगी। फिर तबीयत खराब हो रही है। फिर और क्या क्या कॉस्टिंग आएगी ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक नज़र बुक की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारा फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन स्ट्रिपिंग रेशियो। फैक्टर्स प्ले मेजर रोल ऑफ ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, या फिर आप सिंपली स्ट्रिपिंग रेशियो बोल सकते हैं, स्ट्रिपिंग रेशियो। फैक्टर्स प्ले, या फिर आप फैक्टर्स प्ले ना लिख के फैक्टर्स इफेक्ट या इफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स इफेक्ट कैमरे में आ रही है ना, अगर नहीं भी आ रही तो प्रोनाउंस तो करेगा। ये कैमरा, फैक्टर प्ले ऑब्लिक इफेक्ट्स मेजर रोल्स ऑफ ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो या स्ट्रिपिंग रेशियो। तो पहला फैक्टर्स क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर्स आप लिखिए कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग